वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। दिस इज नवनीत। स्वागत है आपका इनक्रेडिबल आश्रम में। जैसा कि इनक्रेडिबल आश्रम कई सालों से लगातार बेहतर रिजल्ट देता हुआ आ रहा है और इसी के चलते ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो जारी है। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि ये जो इस समय परिस्थिति है वे कैसी विकट परिस्थिति है। बिकॉज इस समय कोरोना काल चल रहा है जिसमें हम घर बैठे ही तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हम आपके लिए बहुत बेहतर ऑप्शन लेकर आए हैं कि हम आपको घर पर बैठकर ही पढ़ाएं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री का सिलेबस। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सिलेबस में क्या है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो चलते हैं, देखिए सिलेबस। बीए फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट है आपकी हिस्ट्री। तो सबसे पहली बात कि आपके हिस्ट्री में बीए फर्स्ट ईयर में 2 एग्जाम होंगे, मतलब हिस्ट्री के 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। पेपर जो फर्स्ट है आपका वो है भारत का इतिहास आरंभ से 1200 ईस्वी तक और सेकंड आपका जो पेपर है वह है आरंभिक काल से 1956 ईस्वी तक। पेपर फर्स्ट में आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन हिस्ट्री और पेपर सेकंड में आप पढ़ोगे राजस्थान हिस्ट्री के बारे में। आपका इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। तो देखिए आपका ये जो सिलेबस है इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में देखिए भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। अब स्रोत क्या है? स्रोत है सोर्सेस, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है और किसके बारे में? भारतीय इतिहास के बारे में। कि इतिहास, भारतीय जो इतिहास था वह भारतीय इतिहास में कौन कौन से इवेंट्स हुए, कौन कौन सी घटनाएं हुई है, इन सब का पता हमें किससे लगता है? इन सोर्सेज से लगता है। जैसे सोर्सेज में आपके आ गए साहित्य। साहित्य में जैसे बुक्स हैं आपके वेद, इसके अलावा ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक, उपनिषद, इसके अलावा अशोक मौर्य जो आपने नाम सुन रखा है, अशोक मौर्य के जो स्तंभ थे, पिलर्स, उसके शिलालेख, अभिलेख, इन सभी से हमें किसकी जानकारी मिलती है? भारतीय प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। सेकंड देखिए प्रागैतिहासिक संस्कृतियां। प्राक प्लस ऐतिहासिक, मतलब इतिहास में जो संस्कृतियां हैं जैसे हड़प्पा संस्कृति, सिंधु सरस्वती संस्कृति, तो इन सभी संस्कृतियों के बारे में हम डिस्क्राइब से पढ़ेंगे कि यह संस्कृतियां किस तरह से आई थी, कैसे इनका विस्तार हुआ था और ये इनका कैसे पतन हो गया था। जिसमें सिंधु सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है वैदिक काल। और वैदिक काल क्या है? वैदिक युग या वैदिक काल उसे कहते हैं जब वेदों की रचना की गई थी। जिस काल में, जिस समय वेदों की रचना की गई थी उसे कहा गया वैदिक काल या वैदिक युग उसको कहा गया था। तो वेद कितने हैं? वेद 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जब वेदों की रचना की गई तो वह समय क्या कहलाया? वैदिक काल कहलाया था। तो हम वैदिक काल, वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, साहित्य भी पढ़ेंगे हम। वैदिक काल में समाज किस प्रकार का था? वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी या वह जन्म पर आधारित थी। इसके अलावा वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वह अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड करती थी? क्या वहां पर खेती होती थी या वहां पर कोई व्यवसाय होता था? यह सब हम पढ़ेंगे डिस्कस। इसके बाद है आपका जनपद, महाजनपदों का उदय, राजतंत्र और गणतंत्र। जनपद देखिए प्राचीन समय में कई छोटे छोटे गांव थे और उन छोटे छोटे गांवों का रूप लिया था जनपदों ने और वही छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या बने? महाजनपद बने। और उस समय महाजनपदों की संख्या थी 16, जिनमें सबसे बड़ा महाजनपद था मगध महाजनपद। मगध महाजनपद, मगध एम्पायर, जिसमें सबसे बड़ा जो डायनेस्टी थी वह थी मौर्य डायनेस्टी। इतिहासकारों के अनुसार बहुत से इतिहासकार ये कहते हैं कि
ये मगध साम्राज्य में यदि पहला वंश, पहली डायनेस्टी यदि मालूम होती है तो वह कौन सी डायनेस्टी है? हर्यक डायनेस्टी। और हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? वह था बिंबिसार। हर्यक डायनेस्टी के बाद आती है शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आती है नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के बाद आती है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश आता है। तो समझ में आपके जनपद और महाजनपद, इनका उदय हुआ था मगध साम्राज्य में, और इसमें दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन चलते, शासन व्यवस्था चलती थी। एक थी आपकी मोनार्की और एक थी आपकी रिपब्लिक। दैट मीन्स राजतंत्र और गणतंत्र। राजतंत्र किससे कहेंगे? जिसमें राजा का शासन होता है, और गणतंत्र जिसमें राजा जनता की इच्छा से चुना जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम गणतंत्र कहते हैं। नंदवंश, मगध साम्राज्य में मौर्य वंश से पहले जो वंश था वह था नंदवंश, जिसका फाउंडर कौन था? महापद्म नंद, जिसने शिशुनाग वंश के लास्ट रूलर को मारकर अपनी डायनेस्टी की नींव रखी थी, जिसका नाम था नंद डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था धनानंद, और इसी को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नई डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था, जिसका नाम था मौर्य डायनेस्टी। आगे देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस दोनों के बारे में ही, इन दोनों धर्म के बारे में हम बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। जैन धर्म में आप जानते हो लास्ट जो गुरु थे वो थे महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म है महात्मा बुद्ध से संबंधित, ठीक है, जो कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था? यह भारत में यह धर्म स्थापित हुआ था, लेकिन आज यह धर्म भारत में बहुत कम मात्रा में है, जबकि आप देखिए विदेशों में जैसे जापान, कोरिया, इसके अलावा चाइना, यहाँ पर बौद्ध धर्म को ज़्यादा माना जाता है। यह हुआ आपका सेक्शन ए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में देखिए मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में मैंने बताया आपको कि मौर्य डायनेस्टी की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र बनता है बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद मौर्य डायनेस्टी का सबसे फेमस, सबसे महान रूलर जो माना जाता है वो कौन है? अशोक। क्योंकि इसके पीछे क्या लगा हुआ है? अशोक महान लगा हुआ है। महान केवल दो व्यक्तियों के पीछे लगा हुआ था, एक अलेक्जेंडर और एक अशोक। ये दो ही व्यक्ति थे जिनके पीछे महान लगा था। यदि मुगल काल में चले तो मुगल काल में एक रूलर आता है जिसका नाम था अकबर। उस अकबर के नाम के पीछे भी महान लगा हुआ मिलता है। तो अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। सेकंड देखिए अशोक का धम्म, कि ये धम्म क्या है। तो जब अशोक पहली बार इसका जब कोरोनेशन हुआ था, इसका राज्याभिषेक हुआ था, तब इतिहासकारों के अनुसार इसने अपने 99 ब्रदर्स की हत्या करके यह राज सिंहासन प्राप्त किया था। इतिहासकारों के अनुसार यह बहुत नरसंहार करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब इसने युद्ध को त्याग कर केवल अहिंसा को अपना लिया था। तो ऐसा रीजन क्या था? ऐसा कौन सा वॉर था? कलिंग वॉर। और कलिंग प्रेजेंट में कहां पर है? उड़ीसा में, ठीक है। तो कलिंग वॉर जो हुआ था, इस कलिंग वॉर ने इसके पूरे हृदय को झकझोर दिया था, और इसने तभी से क्या सोचा कि मैं अब से शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें अशोक ने अपना अस्त्र शस्त्र को त्याग दिया था? तो वह था कलिंग का वॉर, जो 261 बीसी में हुआ था। इसके बाद देखिए मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था कैसी थी, यहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। कौटिल्य, आपने नाम सुना होगा, और कौटिल्य के 4 नाम आते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और इन्हें कहा जाता है चौथे नाम से द्विजर्षभ, ठीक है। 4 नाम आते हैं। और कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। यहाँ का समाज कैसा था ये, और इस समाज में स्त्रियों की कंडीशन कैसी थी? यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी वह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी या जन्म पर आधारित थी। इसके अलावा यहाँ की आर्ट कल्चर कैसा था?
यहाँ का स्थापत्य, आर्किटेक्चर, वास्तुकला कैसी थी, कि मंदिर निर्माण शैली कैसी थी यहाँ की भवन निर्माण शैली, यहाँ की इमारतें, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है मौर्यों का पतन, कि देखिए 323 बीसी में 22 बीसी में स्टैब्लिश होता है मौर्य डायनेस्टी, और 185 बीसी में यह डिमोलिश हो जाता है, इसका पतन डिक्लाइन हो जाता है। और इसके बाद का जो समय आता है, जो काल आता है, वो कहलाता है मौर्योत्तर काल। देखिए एक आता है पूर्व और एक आता है उत्तर। यदि मैंने बोला पूर्व मौर्य काल, तो मौर्य काल से पूर्व का समय, और यदि बोला उत्तर मौर्य काल, तो मौर्य काल के बाद का समय। अब नेक्स्ट आता है आपका शुंग डायनेस्टी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कि शुंग डायनेस्टी कैसे स्टैब्लिश हुई थी, कि जो लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का, जिसका नाम था वृहद्रथ, उस वृहद्रथ को उसके सेनापति ने मार दिया था, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और उसने एक नई डायनेस्टी की नींव रखी जिसका नाम था शुंग डायनेस्टी। इसके बाद आज सातवाहन डायनेस्टी का सबसे बड़ा, सबसे महान, जो सबसे फेमस रूलर था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसके ऊपर साउथ में मूवी भी बन चुकी है। इसके बाद है शक, और शक कौन थे? शक एक फॉरेन ट्राइब्स थी, एक विदेशी जाति थी, जिसने भारत पर अटैक किया था। और यदि अटैक करने के देखा जाए तो सबसे पहले भारत पर किस विदेशी जाति ने अटैक किया था? हिंद यवन। इसके बाद आए थे शक, इसके बाद आए थे पहलव, और सबसे लास्ट में आए थे कुषाण। कुषाण भी क्या थी? एक विदेशी जाति थी। तो शक और कुषाण को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कुषाण में आपने सुना होगा कनिष्क, ठीक है। कनिष्क वही व्यक्ति था जिसने सबसे पहले भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। पहला व्यक्ति जिसने भारत में शुद्ध सोने सिक्के चलाए थे वह कौन था? कनिष्क, जो किस वंश से संबंधित था? कुषाण वंश से। इसके बाद है मौर्य काल में सामाजिक व धार्मिक जीवन, कि मौर्य वंश के बाद जितने भी वंश हुए हैं उनमें धार्मिक और सामाजिक जीवन कैसा था, कि लोग किस तरह से उनका जो धर्म था वह किस धर्म को अडॉप्ट करते थे। इसके अलावा उनका धार्मिक जीवन कैसा था, या सामाजिक की वे किस तरह से समाज में रहते थे, और समाज की जो व्यवस्था थी, समाज का जो रूप था वह कैसा था। तो ये हुआ आपका। इसके अलावा संगम युग बहुत फेमस युग है, कहाँ का? दक्षिणी भारत का, जिसमें आपने सुन रखा होगा विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। और विजयनगर जो साम्राज्य था वह संगम युग में ही था। तो ये हुआ आपका सेक्शन बी। सेक्शन सी में हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में, कि गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य का इसका फाउंडर कौन था? इसका फाउंडर था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद बनता है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त के बाद देखिए, चंद्रगुप्त यदि नाम आता है कंफ्यूजन होता है चंद्रगुप्त के नाम में, बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी में भी है और चंद्रगुप्त गुप्त डायनेस्टी में भी है। तो इसके लिए सीधा सा है कि चंद्रगुप्त यदि मौर्य काल में पूछेगा तो मौर्य काल में वह चंद्रगुप्त के पीछे लगा हुआ आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यदि गुप्त वंश के बारे में पूछता है तो गुप्त वंश के लिए चंद्रगुप्त के लिए आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय भी था जो चंद्रगुप्त प्रथम का पोता था। इसके अलावा समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का सबसे महान रूलर माना जाता है, समुद्रगुप्त, ठीक है। और इसके दरबारी कवि थे हरिसेन, जिन्होंने अपनी प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, इलाहाबाद प्रशस्ति जिसको बोला जाता है, जिसमें इन्होंने क्या कहा है कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कभी भी कोई युद्ध नहीं हारा था। इसके अलावा चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो टाइटल था, इसका टाइटल कैसे लिया था? इसने शकों को हराया था, शकों को पराजित किया था, और शकों को हराने के बाद इसने टाइटल लिया था कौन सा? विक्रमादित्य का। इसके बाद आता है स्कंदगुप्त, ठीक है। और स्कंदगुप्त के बाद जो गुप्त वंश था वह गुप्त वंश धीरे धीरे गुप्त वंश का पतन होने लगा था। इसके अलावा गुप्तकालीन राज्य व प्रशासन, कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यहाँ की राज व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की शासन प्रणाली कैसी थी। साहित्य, थर्ड देखिए साहित्य, और साहित्य में आप देखिए कि जो कालिदास थे वो कालिदास किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से ही संबंधित है। जैसे इन्होंने बुक लिखी थी
मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, ये सभी पुस्तक किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। इसके अलावा कला और विज्ञान का जो क्षेत्र था वह क्षेत्र भी गुप्त साम्राज्य में बहुत फैला हुआ था। वर्धन डायनेस्टी, वर्धन वंश, और वर्धन वंश को दूसरा नाम पुकारा जाता है पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश क्यों कहा जाता है? बिकॉज इसका जो फाउंडर था, जिसने इसकी स्थापना की थी, वह कौन था? वह पुष्यभूति था, इसलिए इसको क्या कहा गया? पुष्यभूति वंश कहा गया। और इसी वंश में एक महान राजा हुआ जिसका नाम था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के समय ही एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम था हेनसांग, और जिसने अपनी बुक लिखी थी सीयूगी। आगे देखिए चालुक्य वंश। चालुक्य वंश दक्षिणी भारत का वंश है, और चालुक्य वंश दक्षिणी भारत में 3 जगह पर इस्टेब्लिश हुआ था। एक वेंगी में, एक कल्याणी में, और एक बादामी या जिसको कहते हैं बातापी। ये 3 जगह इस्टेब्लिश हुआ था चालुक्य वंश। और इसके बाद आता है पल्लव वंश। इसके बाद है साम्राज्यवादी चोल। चोल डायनेस्टी दक्षिणी भारत की सबसे प्रमुख, सबसे बड़ी और सबसे फेमस डायनेस्टी थी। और इसी डायनेस्टी में ही एक शासन प्रणाली चलती थी, ग्राम पंचायत शासन प्रणाली, जिसको हम आज भी यूज करते हैं। हमारे गांव में जो शासन प्रणाली चलती है उसे कहा जाता है ग्राम पंचायत प्रणाली। और यह ग्राम पंचायत प्रणाली किस में चलती थी? चोल साम्राज्य में चलती थी। अब बात आती है 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का काल। अब देखिए 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के काल में अब अरब जो आक्रमण है भारत पर, पहली बार अरब आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था, सफल आक्रमण। क्या बात कह रहे हैं? सफल आक्रमण जो हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में। और किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जब सिंध का राजा था दाहिर। और ये सब बातें किस में लिखी गई है? एक पुस्तक में लिखी है जिसका नाम है चचनामा। इससे पहले भी कई बार युद्ध हुए हैं, कई बार भारत पर अटैक हुआ है, लेकिन वो भारत के राजाओं ने उनको विफल कर दिया था। और 1200 ईस्वी तक क्यों बोला जाता है? बिकॉज यहाँ पर 1192 में जो तराइन का वॉर हुआ था, इस तराइन के वॉर में मोहम्मद गोरी जीत गया था। और इसने अपने जो सेवक थे, जो गुलाम थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, ताजुद्दीन यलदौज, कुबाचा, इन्हें भारत में स्थापित कर दिया था। कुछ क्षेत्र इनको दे दिए गए थे। तब से हमारे भारत में क्या है? मुगल से मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो जाता है। और इसके बाद आता है सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन। तो देखा आपने कि सेक्शन ए, बी एंड सी में, और इन सभी को हम पढ़ेंगे। हमें किस तरह से पढ़ना है? हमें इनको डिस्क्राइब भी पढ़ना है, और हम इनको पढ़ेंगे जीके की तरफ से भी हम इसको पढ़ेंगे। और हम ये देखेंगे कि किस समय कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते। तो फर्स्ट पेपर के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब सेकंड पेपर देखते हैं कि सेकंड पेपर कौन सा है। आरंभिक काल से 1956 ईस्वी तक, ठीक है। और इसमें हमें क्या देखना है? राजस्थान के बारे में। ये वाला पेपर कौन सा है? राजस्थान का पेपर। अब राजस्थान में क्या है? राजस्थान के इतिहास के स्रोत कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं, ऐसी कौन कौन सी जानकारियां हैं जिनसे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में पता लगता है, जिसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। राजस्थान में मुस्लिम आक्रमण की, मुस्लिम इन्वेडर्स कौन थे, मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे जिन्होंने राजस्थान पर अटैक किया था, और उस समय राजस्थान के राजपूत राजा कौन थे जिन्होंने इन आक्रमणों का सामना किया था। सवाई जय सिंह, सभी जानते हैं आप, सवाई जय सिंह, जिनका ओरिजिनल नाम था विजय सिंह, और इनका भाई था जिनका नाम था विजय सिंह, और इनका नाम रख दिया गया था जय सिंह। अब हम पढ़ेंगे बाद में कि जय सिंह कौन था, विजय सिंह कौन था, ठीक है। किसने जय सिंह को विजय सिंह कहा और किसने विजय सिंह को जय सिंह कहा। आगे, और कौन कौन से ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे समाज में परिवर्तन किया था। कृषक आंदोलन, किसानों के द्वारा किया गया आंदोलन, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, बरड़ या बूंदी किसान आंदोलन, नीमू चाणा किसान आंदोलन। तो ये कई ऐसे आंदोलन थे जो राजस्थान में हुए थे, और किसने किए थे? किसानों ने ये आंदोलन किए थे। जनजातीय आंदोलन, ठीक है। और जनजातीय आंदोलन में जैसे हमारे भील, मीणा, तो ऐसी कई जनजातियां हैं जिन्होंने आंदोलन किया था। इसके अलावा आता है राजस्थान का एकीकरण, कि आज का जो हमारा राजस्थान है, ये आज का हमारा राजस्थान पहले से नहीं था। हमारे राजस्थान को उस समय बोला जाता था राजपुताना बोला जाता था,
और यह 19 रियासतों में और 3 ठिकानों में यह डिवाइड था। और 19 रियासतों को और 3 ठिकानों को मिलाकर 1956 में, आपका जो डेट दे रखी है 1956 तक क्यों दे रखी है, बिकॉज नवंबर 1956 में राजस्थान को एक कर दिया गया था, राजस्थान का एकीकरण, यूनिफिकेशन कर दिया गया था। और तभी से हमारा राजस्थान का, हमारा जो राजपूताना था वह राजपूताना क्या कहलाया, राजपूताना कहलाया राजस्थान, और तभी से यह राजस्थान कहलाता है। ठीक है, तो हम आरंभिक काल से 1956 में पढ़ेंगे किसके बारे में, राजस्थान के बारे में। क्लियर? और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और